अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास पढ़ा दिया था। अब जो हमारा पांचवा भेद है कर्मधारय समास, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम तत्पुरुष कर्मधारय समास के विषय में जानते हैं। तो बच्चों जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। और दूसरा है दोनों पूर्व पद व उत्तर पदों के बीच में जो पूर्व पद होता है और जो उत्तर पद होता है उन दोनों पदों के बीच में या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। ठीक है, कौन कौन सा संबंध होगा? या तो उपमेय और उपमान का संबंध होगा या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे चार चीजें बताई। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा विशेषण और चौथा विशेष्य। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उपमेय क्या होता है। तो बच्चों उपमेय वो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? वो उपमेय कहलाता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है, जैसे कि मेरी तुलना किसी से की जाए तो मैं क्या कहलाऊंगी? मैं उपमेय कहलाऊंगी। ठीक है, और जिससे की जाएगी, ठीक है, वो उपमान कहलाएगा। अब उपमान देखते हैं, उपमेय से जिसकी तुलना की जाती है मतलब मेरी तुलना जिससे की जाएगी वो उपमान कहलाएगा। अब आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिया कमल नयन, तो इसका जो विग्रह होगा कमल के समान नयन। नयन कैसे है? कमल के समान है। तो इसमें नयन क्या हो गया? नयन हो जाएगा बच्चों, इसमें नयन हो जाएगा उपमेय। ठीक है, और कमल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा उपमान, क्योंकि नयन की तुलना किससे की गई? कमल से की गई। अब बच्चों उपमेय और उपमान पहचानने का जो बहुत आसान तरीका है मैं आपको वो भी बताती हूँ। जो उपमेय होता है वो हमेशा व्यक्ति से संबंधित होता है, शरीर से संबंधित होता है, और जो उपमान होता है वो हमेशा प्रकृति से संबंधित होता है। अब जैसे नयन जो है ये क्या है? ये किससे संबंधित है? शरीर से ही तो संबंधित है। और कमल क्या है? ये प्रकृति से संबंधित है। तो हमारा जो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया वो हमारा सही हुआ। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई। तो मुख क्या हो गया? मुख हो गया उपमेय। ठीक है, कि जिस व्यक्ति वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी से उपमेय की तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? वो उपमान कहलाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है उपमा अलंकार का, पीपर पात सरिसमन डोला, कि मन जो है वो पत्ते के समान डोलता है। और तो इसमें भी पीपल क्या हुआ? प्रकृति से संबंधित हुआ, तो वो उपमान हो गया। मन क्या हुआ? वो जो है शरीर से संबंधित हुआ, तो वो उपमेय हो गया। और जो उपमेय होता है उसमें मानवीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको उपमेय और उपमान का अंतर पता चल गया है। अब हम आते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है विशेषण और विशेष, उसके विषय में बात करते हैं। तो बच्चों विशेषण के बारे में आप जानते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। मतलब जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब विशेष क्या होता है? विशेषण जिसके विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण सर्प, मतलब काला है जो सांप, या काला सांप, हमने लिख दिया काला सांप। तो इसमें विशेषण क्या हो गया? काला जो है वो विशेषण हो गया, और सांप क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ये किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण सांप की विशेषता बता रहा है, तो सांप जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया जो
कि दोनों पदों के बीच में जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में या तो है जो लगाते हैं और या फिर के समान, ठीक है, या तो हम है जो का प्रयोग करेंगे और या फिर के समान का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों, जो हम पहला उदाहरण देखेंगे वो हम उपमेय और उपमान के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा पहला एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, मैं उपमेय और उपमान पे आधारित दूंगी। जैसे घन श्याम, ठीक है, घन का मतलब होता है बादल और श्याम का मतलब होता है काला, ठीक है। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा, और मैंने आपको बताया था कि समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में या तो के समान लगेगा या फिर है जो लगेगा, ठीक है। तो अब इसका विग्रह करते हैं, घन के समान श्याम। तो बच्चों, यहाँ पे घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला। तो इसका अर्थ, इसमें उपमेय क्या हुआ, इसमें उपमेय हुआ श्याम और उपमान हुआ घन, क्योंकि श्याम घन की तुलना इसकी तुलना किससे की गई है, इससे की गई है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध हुआ और ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। ऐसे मृगनयन, अब इसका विग्रह कैसे होगा, मृग के समान नयन। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों पदों के बीच में है जो या के समान लगेगा, तो मैंने यहाँ पे के समान का प्रयोग किया है और इसका जो उत्तर पद है ये प्रधान है, ठीक है। उत्तर पद क्या है, प्रधान है, ठीक है। और दोनों पदों के बीच में उपमेय और उपमान का संबंध भी है। इसी तरीके से विद्याधन, विद्या रूपी धन, और इसी तरीके से चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो बच्चों, अब आइए हम विशेषण और विशेष्य के माध्यम से जो कर्मधारय का उदाहरण है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे पीतांबर, तो मैंने आपको बताया था के समान या दोनों पदों के बीच में के समान या है जो का प्रयोग होगा, तो मैंने आपको के समान का प्रयोग करके दिखा दिया है। अब आइए है जो शब्द है उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है, पीला है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। पूर्व पद क्या हो गया, पूर्व पद हो गया विशेषण, ठीक है। अंबर क्या हो गया, ये हो गया अंबर हो गया विशेष्य, क्योंकि जो विशेष पीला है ये अंबर की विशेषता बता रहा है, और ये जो उत्तर पद है अंबर ये हमारा क्या है, प्रधान भी है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान भी है, और दोनों पदों के बीच में हमने किसका प्रयोग किया है जो का प्रयोग किया है। अब इसी तरीके से नीलकमल, नीला है जो कमल, इसी तरीके से परमानंद, परम है जो आनंद, इसी तरीके से का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायरता किसकी विशेषता बतला रही है यहाँ पे, विशेषण पुरुष की, तो कायर क्या हो जाएगा, कायर विशेषण हो जाएगा और पुरुष जो है वो विशेष्य हो जाएगा। इसी तरीके से नीला जो है वो विशेषण हो जाएगा और जो कमल रहेगा वो विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, जो हमारे समास का आखिरी भेद है बहुव्रीहि समास, आइए हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आइए जो हमारे समास का आखिरी भेद है वो है बहुव्रीहि समास। अब हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास में समस्त पद जो है वो गौड़ होते हैं, मतलब इसके जो दोनों पद होते हैं वो गौड़ होते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, या फिर दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास का दोनों पद
या फिर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होता है, मतलब जिस समास के समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं और वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि। वो समास क्या कहलाता है? वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक पद लिया दशानन, ठीक है। अब सबसे पहले आइए हम इसका समास विग्रह करते हैं। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। देखिए यहाँ पे 10 संख्या भी आई है, तो कभी कभी आप लोग को ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं यहाँ पे द्विगु समास तो नहीं है, क्योंकि इसका पूर्व पद संख्यावाची है। तो बच्चों यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि दशानन शब्द जो है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। दशानन सबको तो नहीं कहा जाता है कि ये दशानन है। दशानन शब्द रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके पास 10 सिर थे। तो इसका विग्रह होगा 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पे 10 जो इसका पहला पद है और जो दूसरा पद है आनंद, इन दोनों ने मिलके क्या किया? किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया, जो कि है रावण। ठीक है, जो कि है रावण। और यही तीसरा पद इस समास में प्रधान भी है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या अगर हम विग्रह करते हैं नीला है जो कंठ, तो यहाँ पे कंठ की विशेषता क्या बताई जा रही है? कंठ कैसा है? कंठ नीला है। अगर हम इसका ये विग्रह करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीला विशेषण हो जाएगा और कंठ जो है वो विशेष्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका एक विशेष अर्थ है। अगर हमने इसका विग्रह किया नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों ने मिलकर किसी तीसरे पद, ठीक है, जो कि शिव है, उसकी ओर संकेत किया। ठीक है, और वो पद क्या है? वो पद प्रधान भी है, इसलिए वहां कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं, गिरिधर। हम सबको तो गिरिधर कहते नहीं है। आखिर गिरिधर पर्वत को किसने अपने हाथ उंगलियों पे उठाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका एक विशेष श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, कि गिरिधर उन्हीं को कहा जाता है। तो इसका जो विग्रह होगा वो ये होगा कि गिरि को धारण करने वाले, ठीक है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। ठीक है, तो इसमें ना पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा पद प्रधान हुआ, दोनों पदों ने मिलकर किसी तीसरे पद अर्थात कृष्ण की ओर संकेत किया। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। इसी तरीके से गजानन, गज के समान है आनंद, गज के समान आनंद वाला या गज के समान मुख वाला। गज के समान, हाथी के समान किसका मुख है? गणेश जी का मुख है। तो ये गजानन शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे भी तीसरा पद मतलब गणेश ही प्रधान है, इसलिए यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास होगा। अब बच्चों आइए हम ये देखते हैं, कभी कभी एक ही पद में दो समास निकल आते हैं, कि एक ही पद रहेगा और उसमें दो समास हो जाएगा। तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों हम उनकी पहचान समास विग्रह के आधार पर करेंगे। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ। देखिए अगर हमने इसका विग्रह किया नीला है जो कंठ, तो
नीला क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा हमारा विशेषण। और कर्मधारय की पहचान थी है जो या के समान, तो यहाँ पे हमने है जो का प्रयोग कर लिया और कंठ हो गया विशेष से। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया? ये हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया, लेकिन अगर हमने इसका समास विग्रह किया, नीला है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहां पे हमने तीसरा पद निकाल दिया, ना पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा, हमने किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया, तो ये समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। ठीक है, इसी तरीके से पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर हमने किया पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण, तो वहां पे हमने कृष्ण अर्थात तीसरा पद, जहां तीसरे पद की ओर संकेत किया वहीं पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था कि कभी कभी जैसे कि दशानन, दशानन का पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। तो मैंने बताया था कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। और ठीक है, तो कहीं आप लोग, और जो संपूर्ण पद क्या करता है? वो किसी समूह का बोध कराता है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर उसका प्रयोग किसी रूढ़, किसी विशेष के लिए किया जाएगा तो वहां पे द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा समास खत्म होता है और अब हम अगली कक्षा में व्याकरण का अगला प्रकरण, व्याकरण का